मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका हनी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भारतीय जलवायु के बारे में। जो भारतीय जलवायु क्या होता है, मौसम कैसे परिवर्तन होता है, जलवायु और मौसम में क्या अंतर है, एवं भारत में जो वर्षा होती है वो क्यों होती है, कैसे होती है, इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये एक पार्ट में बनाना पॉसिबल नहीं है, मैं इसका आपके लिए 2 या 3 भाग में लाऊंगी। तो मेरे इस वीडियो को कंटिन्यू बने रहें, मेरे इस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस जलवायु वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कि जलवायु होता क्या है। सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स कि जलवायु होता क्या है। जलवायु आखिर कहते किसे हैं? तो किसी स्थान या देश के लंबे समय के तापमान, मतलब किसी स्थान के प्रॉपर स्थान या किसी देश के लंबे समय के तापमान, वहाँ के वर्षा होती है वो, वहाँ के वायु दाब जो जलवायु का दाब है, वायुमंडलीय दाब, और हवाओं की दिशा कैसी है, इन सभी के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? हमारा जलवायु कहलाता है। फिर से देखते हैं कि जलवायु होता क्या है। वहाँ किसी देश या क्षेत्र का वह जहाँ वर्षा होती है, जहाँ वायुमंडल का दाब कैसा है, हवाएं कैसी चल रही है, उन सब के बारे में अध्ययन करना ही जलवायु अध्ययन या जलवायु कहलाता है। अब ये देखते हैं कि जलवायु और मौसम, हम जलवायु और मौसम तो पढ़े ही होंगे, लेकिन अब ये देखते हैं कि जलवायु क्या है और मौसम क्या है। हमें लगता है कि जलवायु और मौसम सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जलवायु। जलवायु वायुमंडल की वह अवस्था होती है जो लंबे समय तक, लंबे वर्ष तक समान होती है। जलवायु वह अवस्था होती है किसकी? वायुमंडल की वह अवस्था होती है जो लंबे समय तक होती है, मतलब एक ही जैसा सिचुएशन रहता है वायुमंडल में, एक ही जैसा रहता है और वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है, 1 वर्ष तक या 1 से अधिक वर्ष तक लंबा समय तक रहता है। वो क्या कहलाता है? वो जलवायु कहलाता है। अब देखते हैं मौसम। मौसम क्या है? मौसम वायुमंडल की वह अवस्था है जो जल्दी बदलती रहती है। जल्दी बदलना मतलब कभी धूप हो जाना, कभी बारिश होना, और कभी बादल छा जाना, बिजली कड़कना, ये सब क्या कहलाता है? मौसम। जो कभी भी परिवर्तन हो सकती है वो मौसम कहलाती है, और जो लंबे समय तक बनी रहती है एक ही अवस्था, वह जलवायु कहलाती है। तो ये हुआ जलवायु और मौसम में अंतर। अब देखते हैं कि जो भारत की जलवायु है वो किस प्रकार है। चलिए देखते हैं भारत की जलवायु कैसा है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लीजिए, उसमें पूछा गया है कि भारत की जलवायु है वो कैसी है। तो जलवायु कैसी है भारतीय जलवायु? वो जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु। अब देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय होता क्या है और मानसून क्या है। हमारी भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब देखते हैं हम कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्या है, उष्णकटिबंध क्या है, मानसूनी जलवायु क्या है, इन सब के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। डायग्राम के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारी क्या है? हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर कौन सी रेखा गुजरती है? तो ऊपर होती है कर्क रेखा। पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा, और सबसे नीचे वाली रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा। वास्तव में ये रेखाएं नहीं होती, ये काल्पनिक अध्ययन को सरलता से, अध्ययन की दृष्टिकोण से इसे सरल बनाने के लिए काल्पनिक रूप से इसी कल्पना किया गया है। वास्तविक में यह रेखा नहीं होती। ऊपर की रेखा को कर्क रेखा, बीचों बीच जो गुजरती है वो भूमध्य रेखा, और नीचे होती है उसे मकर रेखा कहते हैं। हमारे भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच गुजरती है, और तीनों के बीच कौन सा? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, इन तीनों के बीच का जो जलवायु है या वायुमंडलीय ताप है वो कैसा रहता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये तीनों रेखा से जब
सूर्य गुजरती है तो वो कौन सी वाली क्षेत्र कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत। आप ये पॉइंट जरूर याद रखें। अब चलिए देखते हैं मानसून। मानसून के बारे में हमने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। आज हम इसके बारे में समझते हैं कि मानसून होता क्या है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से लिया गया है? उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अरबी भाषा के। अरबी भाषा के कौन से शब्द से हुई है? मौसी शब्द से हुई है। अरबी भाषा के मौसी शब्द से हुई है। अब देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है हवा की दिशा ऋतुओं के अनुसार बदल जाना। जो हवा की दिशा है वो ऋतुओं के अनुसार बदल जाना, ये कहलाती है मौसी। मौसी शब्द अरबी भाषा से लिया गया है और मौसी शब्द से ही मानसून की उत्पत्ति हुई है। और मानसून का अर्थ क्या होता है? हवाओं की दिशा ऋतुओं के अनुसार बदलना। मतलब जैसे ही ऋतु बदलती है तो हवाएं की दिशा भी बदल जाती है, या ये कहें कि जो हवाएं की दिशा है वो ऋतुओं के अनुसार बदलती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है जो मानसून के बारे में। किसी भी देश की जलवायु निम्न बातों पर आधारित होती है। जो जलवायु होती है वो कौन कौन से कारणों से या किन आधार पर वो परिवर्तन होता है, उसमें चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है उस स्थान के समुद्र से दूरी। उस स्थान जहाँ पे वायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु किस प्रकार से है, वो किस पर डिपेंड करता है कि उस स्थान से समुद्र की दूरी कितनी है। अगर समुद्र से दूरी कम है तो वहाँ ठंडी हवाएं चलेगी। समुद्र से दूरी कम है तो थोड़ी गर्म हवाएं चलेगी। क्यों? क्योंकि जब हवाएं चलती है तो समुद्र अपने साथ जल वाष्प लेके आती है। तो जल वाष्प होने के कारण, हवा में जल वाष्प होने के कारण वहाँ की हवाएं ठंडी चलती है। तो इस प्रकार से जलवायु भी प्रभावित करती है कि समुद्र से दूरी कितनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वो अक्षांश कौन से अक्षांश पर है, किस अक्षांश पर है? उत्तरी अक्षांश पर है, दक्षिणी अक्षांश पर है। ये सूर्य के किरणों को प्रभावित करती है। मतलब सूर्य की किरणें उत्तरी अक्षांश पर सूर्य है और वो क्षेत्र उत्तरी अक्षांश पर है तो वो वायु भी उसी प्रकार से परिवर्तित होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जलवायु कब प्रभावित करेगा? वो स्थान की ऊंचाई पर। वो स्थान की ऊंचाई कैसी है, क्या है, कितनी है, ये आधार पर जलवायु भी डिपेंड करती है। जलवायु डिपेंड किस पर करती है? ऊंचाई के आधार पर। अगर वह अधिक ऊंचा है तो वहाँ उसके निचले वाले जो क्षेत्र है वहाँ वायु जब टकराएगी तो अधिक वर्षा होगी। और अगर वहाँ ऊंचाई कम है तो मानसून की जो हवाएं हैं वो काटते हुए चली जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। अगर ऊंचाई ज़्यादा है तो वहीं पे वर्षा कर देगी, वहीं ऊंचे वाले स्थान को से टकरा कर। तो इस प्रकार से जो उच्च स्थान है वो जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है वहाँ की पहाड़ियाँ कैसी है। वहाँ की पहाड़ी कैसी है, ढालदार है, सीधी है, ये भी जलवायु को प्रभावित करती है, वायु के परिवर्तन, जलवायु के परिवर्तन को। अब देखते हैं कि भारत की जो मानसून की उत्पत्ति है वो कैसे होती है। मतलब जो भारत में मानसून है वो कैसे उत्पत्ति होती है वो देखते हैं। भारत में मानसून की उत्पत्ति तापमान के बढ़ने और घटने से होती है। मतलब जो वायु या मानसून की उत्पत्ति भारत में किस प्रकार से होती है? तापमान के जब अधिक वृद्धि होती है तब, और तापमान में जब अधिक कमी होती है तब कैसा होता है? मानसून में परिवर्तन होता है। इसे ही मानसून का तापीय सिद्धांत कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि मानसून का तापीय सिद्धांत किसे कहते हैं, तो मानसून का तापीय सिद्धांत तापमान के बढ़ने और घटने से होने वाले परिवर्तन को ही मानसूनी तापीय सिद्धांत कहते हैं। और भारत की जलवायु कैसे प्रभावित होती है? तापमान के बढ़ने और घटने से। एक कॉन्सेप्ट है, इसे समझने से पहले मतलब जो भारत के उष्णकटिबंधीय
मानसूनी हवाएं हैं उन्हें समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कि वो कॉन्सेप्ट होता क्या है। ताप और दाब में उल्टा संबंध होता है। जो हमारे ताप है, तापमान है, और वायु दाब, ये दोनों में कैसे संबंध होता है? जस्ट अपोजिट होता है। जब ताप बढ़ता है, जब मतलब ताप में वृद्धि होती है, ताप अधिक बढ़ने लगता है, तो उसमें कमी होती है, मतलब दाब कम हो जाता है। जब ताप बढ़ता है, ताप मतलब उसकी जो तापमान है उसमें वृद्धि होती है, तो उसके दाब है, उसके दबाव है, उसमें कमी होती है। और जस्ट इसके अपोजिट, इसके विपरीत, जब ताप में कमी होती है, तापमान कम होता है, तो उसका दाब कैसा होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा दाब बढ़ जाता है। ये हुआ हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट है कि जो हमेशा वायु कैसे चलती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, मतलब जहाँ दाब ऊंचा होता है वो निम्न दाब की ओर प्रवाहित होने लगती है, मतलब हवाएं चलने लगती है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु है वो गति करती है। ये सेकंड कॉन्सेप्ट हुआ। आई होप कि दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जो पहला कॉन्सेप्ट था कि ताप बढ़ने पर दाब कम होता है और दाब बढ़ने पर तापमान अधिक हो जाता है। अब देखते हैं वायु। सेकंड है हमारा, जो वायु है वो कैसे गति करती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। अब इस कॉन्सेप्ट को हमारे जो भारतीय जलवायु है कैसे, किस प्रकार से परिवर्तित होती है, उससे कनेक्ट करके पढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होती है। जो सूर्य है फ्रेंड्स, वो ग्रीष्म ऋतु में कैसे होती है? कर्क रेखा। वो कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, उससे कैसी होती है? ग्रीष्म ऋतु में लंबवत होती है। लंबवत होने के कारण भारत के पश्चिम भाग में अत्यधिक तापमान बढ़ जाता है। जो भारत का पश्चिमी भाग बोले तो कौन सा भाग? गुजरात, राजस्थान, ये वाले भाग में तापमान बढ़ जाता है, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे भारत में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। हमने पहले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जब ताप बढ़ता है तो दाब कम हो जाता है, तो इस प्रकार निम्न ताप का क्षेत्र बन जाता है, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। जब तापमान बढ़ता है तो दाब में कमी आती है। तो इस प्रकार से जब गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र में सूर्य ग्रीष्म ऋतु के समय लंबवत पड़ती है, तो वहाँ तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होने के वजह से वहाँ के जो दाब है उसमें उस वाले क्षेत्रों में दाब निम्न हो जाता है। और जस्ट इसके विपरीत हिंद महासागर में तापमान कम होने से, मतलब हिंद महासागर की जो हवाएं हैं, वहाँ की हवाएं कैसी है? सागर है तो पानी की वजह से ठंडी होगी और वहाँ का तापमान कैसा होगा? कम होगा। और वहाँ का तापमान कम होने से वहाँ की हवाएं कैसी होगी? उसके दाब में कमी रहेगी। तो उच्च दाब वाली जो पवनी है वो कम हो जाती, मतलब हिंद महासागर की जो ताप कम हो के वजह से वहाँ की जो दाब है वो उच्च हो जाती है। और ये उच्च दाब वाली जो पवनी हैं वो भूमध्य रेखा को पार कर भारत के स्थल भाग में प्रवेश करने लगती है। हमने ऊपर के सेकंड कॉन्सेप्ट में पढ़ा था फ्रेंड्स कि जब दाब बढ़ जाता है तो वो कैसे प्रवाहित करता है? कम दाब की ओर प्रभावित होता है हमारी जो वायु है वो। तो जब भूमध्य सागर की जो दाब है, वायु है, वो तो जो समुद्री क्षेत्र से आने वाले उच्च दाब वाली हवाएं हैं वो किस ओर प्रभावित होने लगती है? वो भारत की ओर, भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होने लगती है। तो जब वह आने लगती है तो उसके साथ समुद्र से होकर आती है,
तो जिस वजह से अपने साथ क्या लाती है, जल वाष्प भी समुद्र से जल वाष्प लेकर आती है। कहाँ आती है, भारत के उस क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लगती है जहाँ तापमान कम है और जहाँ तापमान अधिक है और दाब कम है, उस ओर हवाएं प्रवाहित होने लगती है। अपने साथ क्या लेके आती है फ्रेंड, जल वाष्प लेके आती है। ये पौने समुद्र से होकर आती है, जिस वजह से अपने साथ क्या लेके आती है, जल वाष्प भी लेके आती है। ये हमने पढ़ लिया, आपने समझ भी लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जब दक्षिण पश्चिम से आने वाली पौने, जब दक्षिण पश्चिम से आने वाली पौने आती है, तब भारत की ओर उनके दो शाखाओं में बढ़ जाती है। जब वो हवाएं आती है दक्षिण पश्चिम से होते हुए, तो ये भारत की ओर जब प्रवेश करती है तो कितने शाखाओं में बढ़ जाती है, दो शाखाओं में बढ़ जाती है। पहला, अरब सागर की दक्षिण पश्चिम मानसून, और दूसरा बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम मानसून। दो पवनों में बढ़ जाती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब भूमध्य सागर की ओर जो मानसून प्रवेश करती है वो कितने भागों में बढ़ जाती है, तो दो भागों में, अरब सागर की दक्षिण पश्चिम मानसून और सेकंड है हमारा बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम मानसून। अब इसे हम डायग्राम के आधार पर समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारा अरब सागर वाला क्षेत्र हो गया, इधर पूर्वी घाट जो बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र हो गया। अब जब मानसून आती है भूमध्य सागर से होते हुए, तो प्रवेश करने से पहले दो शाखाओं में बढ़ जाती है। भारत में प्रवेश करने से पहले दो शाखाओं में बढ़ जाती है। पहला कौन सा हो जाता है, अरब सागर की दक्षिण पश्चिम मानसून पवने। दूसरी हो जाती है बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम मानसून। अरब सागर का दक्षिण पश्चिम मानसून जब भारत के स्थल में पहुंचता है तो तीन शाखाओं में बढ़ जाती है। जो अरब सागर की दक्षिण पश्चिम मानसून है, अरब सागर वाली दक्षिण पश्चिम मानसून, वो प्रवेश करते ही तीन भागों में, तीन शाखाओं में बढ़ जाती है। उससे जानने से पहले फ्रेंड्स, हम जो उष्णकटिबंधीय वाला टॉपिक है उसे अच्छे से समझ लेते हैं। इसके आगे का मतलब कौन कौन से तीन शाखाओं में बढ़ती है, ये कल के वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो भारत के जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ये वाला कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो ताप जब कम होती है, जब तापमान कम होती है तो क्या होता है, दाब बढ़ता है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसका संबंध कैसा होता है, ताप और दाब का संबंध उल्टा होता है। मतलब जब ताप बढ़ती है तो दाब कम होती है, दाब बढ़ती है तो ताप कम रहता है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी, सेकंड कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि हवाएं की गति, जिसको हमने पहले पढ़ चुका है, उसे डायग्राम के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। जो उच्च दाब होता है, उच्च दाब वो किस ओर, उच्च दाब वाली हवाएं होती है वो किस ओर प्रवाहित होती है, निम्न दाब की ओर। मतलब वो निम्न दाब की ओर प्रवाहित होने के लिए आगे बढ़ती है। यह हुआ हवाएं की गति का नियम। हवाओं की गति का नियम यही कहता है कि उच्च दाब से वो कहाँ प्रवाहित होती है, निम्न दाब की ओर कोशिश करती है जाने की और वहाँ प्रवाहित होने लगती है। अब समझते हैं कि किस प्रकार से भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं, ऊपर है हमारा कर्क रेखा, नीचे है भूमध्य रेखा और ये है मकर रेखा। ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तविक में ऐसी कोई रेखाएं नहीं होती। अध्ययन की दृष्टि से सरल बनाने के लिए इसे रेखाएं खींची जाती है। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि जब सूर्य कर्क रेखा में लंबवत अर्थात कर्क रेखा से सीधी चमकती है, सीधी क्रॉस करती है, कर्क रेखा पे गुजरती है, तो गुजरात वाला क्षेत्र, राजस्थान वाला क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा तापमान पड़ता है, बहुत ज़्यादा अधिक तापमान पड़ता है। तो उस क्षेत्र में तापमान की वजह से जो वायु दाब है वो कम हो जाता है। मतलब वायु कैसा हो जाता है, हल्का हो जाता है। और जस्ट इसके विपरीत हिंद महासागर की ओर हम देखेंगे, हिंद महासागर की ओर जो हवाएं चलती है, तो हिंद महासागर में क्या होगा, पानी होगा।
पानी की वजह से वहाँ की हवाएं कैसे होगी, पानी के प्रभाव में आने से ठंडी हवाएं चलेगी। अगर गर्म भी चल रही है तो वो पानी के प्रभाव में आने से, पानी को छू के जाने से कैसी चलेगी, ठंडी ही चलेगी। तो पूरा वातावरण कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने से उसके जो दाब है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, वृद्धि हो जाएगी। अब वृद्धि तो हो गई, लेकिन वृद्धि होने की वजह से वो किस ओर प्रवाहित होगी, वो कम दाब वाले जगह की ओर, मतलब स्थान की ओर, स्थल की ओर प्रवाहित होगी। जैसे हम किसी बॉल को ऐसे ढलान वाले इलाके में छोड़ देंगे तो वो उसी तरफ ही जाएगी ना जहाँ से ढाल ज़्यादा है। तो इसी तरह हम समझ सकते हैं कि जो हमारा उच्च दाब है, समुद्री इलाकों का जो तापमान ठंडा होने की वजह से जो कम दाब है वो अधिक अधिक दाब है, वो किस ओर प्रवाहित होगी, कम दाब की ओर। और कम दाब कहाँ होगा, जहाँ तापमान ज़्यादा है। तापमान कहाँ ज़्यादा है, वो इलाके में जहाँ सूर्य की रोशनी ज़्यादा है। तो हमने पढ़ा कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की रोशनी कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, कर्क रेखा में गुजरती है, गुजरात वाले इलाकों में। तो ये हवाएं भारत की ओर, भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होने लगेगी। परंतु जो भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होगी वो हवाएं किससे होकर गुजरेगी, वो हवाएं गुजरेगी हिंद महासागर से होकर गुजरेगी। हिंद महासागर से होकर गुजरेगी तो अपने साथ क्या लेके जाएगी, वो जल वाष्प अपने साथ लेके जाएगी। जल वाष्प अपने साथ लेगी तो ये जल वाष्प जब भारत में प्रवेश करती है तो दो भागों में बढ़ जाती है। प्रवेश करने से पहले ही दो भागों में बढ़ जाती है। हमने ऊपर कॉन्सेप्ट में पढ़ा ही था, अरब सागर वाला और बंगाल की खाड़ी वाला। और ये जब प्रवेश करती है तो अपने साथ क्या लेके आ रही है, जल वाष्प लेके आ रही है। तो ये वाला जो भाग है, मतलब केरल वाला भाग, सबसे पहले कौन से राज्य में प्रवेश करती है जलवायु, तो आप याद रखेंगे केरल में। और पूछा जाए कौन से केंद्र शासित प्रदेश में, तो क्या आएगा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वाले में। अब देखते हैं केरल में सबसे पहले केरल राज्य में प्रवेश करेगी तो केरल राज्य में ऐसे बहुत सारे चट्टानें हैं, जिस वजह से चट्टानों से टकराकर सबसे पहले वर्षा कहाँ करेगी, केरल राज्य वाले क्षेत्र में। केरल से लगे हुए जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे ये वर्षा करती है। तो सबसे पहले वर्षा कहाँ होगी, केरल राज्यों के जितने भी क्षेत्र हैं, पहाड़ से नीचे वाले क्षेत्र, वहाँ पे वर्षा करेगी। किससे जाके टकरा जाएगी, वहाँ के पहाड़ों से, ऊंचे चोटियों से जाकर टकरा जाएगी। तो इस प्रकार से वर्षा होगा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के। सेकंड पार्ट, कल के लेक्चर में हमने देखा कि जो हमारे भारत की जलवायु कैसी है फ्रेंड। हमारे भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है और उनके बारे में हम कल के क्लास में देख चुके हैं। हमने दो भाग में जो आने वाले मानसून, भारत की ओर स्थल भाग की ओर आने वाले मानसून को दो भागों में बांट लिया था। पहला था अरब सागर के दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें और दूसरा देखे थे हम बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम मानसूनें। अब देखेंगे कि अरब सागर के दक्षिण पश्चिम मानसून जब भारत के स्थल भाग में पहुंचता है तो कितने भागों में या कितने शाखाओं में बढ़ जाती है, 3 शाखाओं में बढ़ जाती है। जब अरब सागर वाली दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के स्थल भाग में प्रवेश करने से पहले कितने भागों में बढ़ जाती है, 3 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। तो चलिए तीनों शाखाओं को एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पहली शाखा। पहली शाखा केरल के तट भाग पर, जो केरल का तटीय भाग है वहाँ 1 जून को पहुँचता है। कब पहुँचता है, 1 जून को पहुँचता है। ये मानसूनी पवनें पश्चिम घाट से टकराकर बारिश उत्पन्न करती है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि केरल मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर मानसून सबसे पहले स्थल भाग में प्रवेश करती है, भारत के सबसे पहला वह कौन राज्य है जहां से मानसून भारत में प्रवेश करती है। राज्य पूछा जाए तो केरल, लेकिन बंगाल की खाड़ी से कहां से प्रवेश करती है, बंगाल की खाड़ी से, तब कौन सा क्षेत्र आएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा। चलिए देखते हैं केरल के तट भाग पर कब पहुंचती है मानसून, 1 जून को पहुंचती है। मानसूनी पवनें
पश्चिमी घाट से टकराकर वर्षा करती है। जो केरल वाले क्षेत्र हैं वहाँ से मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट से टकराकर वहाँ अधिक वर्षा करती है। कब? 1 जून के आसपास। और नेक्स्ट पॉइंट है, पश्चिम घाट की जो पूर्वी ढलान पर अपेक्षाकृत कम वर्षा देखने को मिलती है। जो पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान है, पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान की अपेक्षा कम वर्षा देखने को मिलती है। हम आगे देखेंगे कि पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी ढलान पर क्यों कम वर्षा देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर भारत में मानसून कहाँ से प्रवेश करती है तो इसका आंसर होगा केरल राज्य से। 1 जून के करीब यह भारत में प्रवेश करती है। अगर यूनियन टेरिटरी के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है तो वो आएगा अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम बार वहाँ से प्रवेश करती है भारत में। ये होगा उसका सही आंसर। अगर राज्य पूछा जाए तो केरल और केंद्र शासित पूछा जाए तो क्या आएगा? मानसून, जो भारत में इन स्थानों में से पहली बार प्रवेश करती है। बंगाल की घाटी की तरफ वाला दक्षिणी पश्चिम मानसून कब प्रवेश करती है? बंगाल की खाड़ी वाला अंडमान निकोबार से 25 मई के आसपास यह प्रवेश करती है। और हमने पढ़ा है कि 1 जून के करीब केरल में प्रवेश करती है। अंडमान निकोबार में पश्चिमी मानसून कब प्रवेश करती है? अंडमान निकोबार में 25 मई के आसपास प्रवेश करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1 जून को केरल राज्य में पहुंची, 1 जून में केरल राज्य में पहुंचती है। वहां जो पश्चिमी घाट के पर्वत हैं वहां से टकराकर वर्षा कर देती है। जो 1 जून को केरल राज्य में जो मानसून पहुंचती है वो पश्चिमी घाट के पर्वतों से टकराकर वर्षा कर देती है, क्योंकि अपने साथ वो क्या लेके आती है? समुद्र से जल वाष्प लेकर आती है। जो महासागर है, हिंद महासागर से होके आती है, तो वो क्या लेके आती है? अपने साथ जल वाष्प लेके आती है। और जब वह पश्चिमी घाट के पर्वतों से टकराती है तो वो वर्षा कर देती है। वर्षा कहाँ पे करती है? पश्चिमी घाट की जो पर्वतें हैं, जो हमने पर्वत वाले थ्योरी पे पढ़ लिया है। आप देख ले वहाँ पे कि कौन कौन सी पर्वतें दक्षिण भाग में है, उन पर्वतों से टकराती है। वहाँ तक जाते जाते जो पवनें हैं वो शुष्क हो जाती है, नम हो जाती है, और वहाँ पे ठंडी होने की वजह से वर्षा कर देती है। पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी ढलान वाले जो भाग है वहाँ पर वर्षा कम देखने को मिलती है। क्यों कम देखने को मिलती है? चलिए उसे डायग्राम के आधार पर समझते हैं। ये हमारा हो गया पश्चिमी घाट का पर्वत, जहाँ से भारत में मानसून प्रवेश करती है। वो करीबन वहाँ के पर्वतों की औसत ऊंचाई कितनी है? 1500 से 2000 उसकी औसत ऊंचाई है। परंतु जब मानसून भारत में केरल राज्य से प्रवेश करती है, उसकी पहली शाखा, तो 1200 मीटर की दूरी पर ही वह शुष्क हो जाती है। वहाँ तक पहुँचते, केरल राज्य तक पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती है। कितनी ऊंचाई तक? 1200 मीटर की ऊंचाई तक, और वहीं पे वर्षा कर देती है। परंतु वहाँ की औसत, पहाड़ों की औसत ऊंचाई कितनी है? 1500 से 2000 की उसकी औसत ऊंचाई है। तो उसके पार, मतलब पर्वत के उस पार वाले क्षेत्र, जैसे तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो गया, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया, वहाँ तक वर्षा नहीं हो पाती। इसलिए बहुत कम वर्षा देखने को मिलती है जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। और तमिलनाडु वाले क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए वृष्टि छाया क्षेत्र इनमें से कौन आता है, तो कौन से राज्य आएंगे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाले राज्य वृष्टि छाया के अंतर्गत आएंगे। और उनके पहाड़ों का औसत कितना होता है? 1500 से 2000 तक इसका औसत होता है। यहाँ से प्रवेश करती है, और ये हुआ हमारा पश्चिमी घाट का पर्वत। यहाँ टकराकर कितने 1200 मीटर दूरी पर शुष्क हो जाती है, ठंडा हो जाता है, और वहीं केरल राज्यों में बारिश हो जाती है। परंतु इस बार मानसून पार नहीं कर पाती, और तमिलनाडु वाला क्षेत्र कम वर्षा होता है। यही कारण है कि तमिलनाडु राज्य में वर्षा कम होती है। अब देखते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में क्यों वर्षा कम होती है, उसका रीज़न हमने मैप से देख लिया। अब देखते हैं थ्योरी से। अरब सागर के दक्षिण पश्चिम मानसून में वृष्टीय छाया क्षेत्र स्थित है, इसलिए यहाँ पर मानसून का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। हमने पहले पढ़ा कि पर्वतों की ऊंचाई काफ़ी अधिक है, तो कम दूरी पर, मतलब आते आते ही वो पूरी ऊंचाई को पार नहीं कर पाती। पार नहीं कर पाने के कारण से
इस वाले इलाके में, मतलब उस पार के इलाके जो तमिलनाडु वाले, आंध्र प्रदेश वाले राज्य हैं, वहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती। वही केरल के आसपास ही वर्षा होती है। केरल वाले राज्यों में वर्षा देखने को मिलती है। अब देखते हैं इसके दूसरे शाखा। इसकी दूसरी शाखा क्या है फ्रेंड्स? इसकी दूसरी शाखा है जो अंडमान निकोबार की पहली शाखा के बारे में देखा, अब देखेंगे उसकी दूसरी शाखा। दूसरी शाखा 5 से 10 जून के आसपास मुंबई के तट में भारत में प्रवेश करती है। 5 से 10 जून के आसपास मुंबई के तट है, मुंबई वाला जो तट है वहाँ से दूसरी शाखा प्रवेश करती है और मध्य भारत में प्रवेश करती है। और यह मध्य भारत में अच्छी वर्षा करती है। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ राज्य, मतलब जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहाँ देखने को नहीं मिलता। वो केवल बेसिन वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ से होकर गुजर जाती है। मतलब जो दूसरी शाखा है जिसमें वर्षा कब होती है, 5 से 10 जून के आसपास मुंबई वाले जो तट है वहाँ पर भारत में प्रवेश करती है। मुंबई के तट से भारत में प्रवेश करती है। जो अरब सागर की दूसरी शाखा है वह भारत के मुंबई राज्य के तट से प्रवेश करती है और मध्य भारत में प्रवेश करती है। मध्य भारत से अच्छी वर्षा करती है। मध्य भारत की जो पहाड़े हैं वहाँ अच्छी वर्षा होती है, परंतु वह जो छत्तीसगढ़ है उसके ऊपरी भाग से, उसके क्षेत्रीय बेसिन से होकर गुजर जाती है। इस कारण छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ में वर्षा नहीं हो पाती। नेक्स्ट देखते हैं जो अरब सागर से उठने वाली तीसरी शाखा। जो अरब सागर है फ्रेंड्स, उससे उठने वाली जो मानसून है वो तीसरी शाखा कौन सी है? अरब सागर से उठने वाली तीसरी शाखा ये गुजरात और सौराष्ट्र के में प्रवेश करती है। जो तीसरी शाखा है वो कहाँ से प्रवेश करती है? गुजरात और सौराष्ट्र जो राज्य है वहाँ से प्रवेश करती है। अरावली पर्वत के सारे आगे बढ़ते। जो अरावली पर्वत है जिसको हमने पहाड़ वाले सेशन में कंप्लीट किया था, जहाँ पे देखा था हमने अरावली पर्वत गुजरात वाले राज्य में, वहाँ गुजरात वाले राज्य में अरावली पर्वत के सहारे आगे बढ़ती है। राज्य के कुछ वहाँ राजस्थान में और गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र में वर्षा करती है और पंजाब पहुँचती है। वर्षा करते हुए कहाँ तक पहुँचती है? पंजाब पहुँचती है, जहाँ बंगाल की खाड़ी में अपने मानसून पवनों के साथ मिलकर पश्चिम हिमालय में वर्षा उत्पन्न करती है। जहाँ से बंगाल वाला हमने 2 भाग में पढ़ा था, एक अरब सागर वाला पढ़ा था और एक बंगाल वाला था। 2 डिवीज़न में पढ़ा था, जिसमें से ये वाला अरब सागर वाला ये किसकी शाखा है? अरब सागर वाला जो मानसून है वो बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश से वाले जो मानसून है वहाँ से जाकर मिल जाती है दोनों आपस में और हिमालय में वर्षा उत्पन्न करते हैं। कहाँ पे वर्षा उत्पन्न करते हैं फ्रेंड्स? हिमालय में, जो 2 भाग में डिवाइड हुए रहते हैं। पहला अरब सागर के पश्चिमी मानसून और बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मानसून पवने, जो 2 भाग में डिवाइड हुए थे, वो कहाँ जाकर मिलती हैं? हिमालय की पहाड़ी में जाकर मिलती हैं और वहाँ पर बंगाल की खाड़ी में आने से मानसून पवने के साथ मिलकर वह पश्चिम जो हिमालय है वहाँ पे जाकर वर्षा उत्पन्न करती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से 90 से 92% वर्षा उत्पन्न करती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून है उससे भारत में कितने प्रतिशत तक वर्षा होती है? 90 से 92% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है भारत में। नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल की जो खाड़ी है दक्षिण पश्चिम मानसून पवने किस प्रकार से प्रभावित करती है वो देखते हैं। ये पवने बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़कर बांग्लादेश म्यांमार के तट भाग में टकराती है। जो ये पवने हैं फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी वाले, वे आगे बढ़कर बांग्लादेश और म्यांमार के तट भाग से, जो म्यांमार और बांग्लादेश के बीच जो तटीय भाग है वहाँ से जाकर टकराती है। म्यांमार तट पर स्थित अराकन की पहाड़ियों से ये पवने विक्षेपित होकर भारत की तरफ मुड़ जाती है। मतलब जो म्यांमार के तट पर स्थित अराकन की पहाड़ियां हैं वहां से टकरा कर ये भारत की ओर फिर मुड़ जाती है और इसकी एक शाखा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व से प्रवेश करती है, जो गंगा के मैदान और पंजाब के मैदान में बारिश करती है। हमने देखा था ये वाली प्रथम शाखा जो कहाँ से प्रवेश करती है? केरल से प्रवेश करती है और केरल के जो पूर्वी पश्चिमी तटभाग से वहाँ से टकराकर केरल राज्यों में वर्षा करती है। ये तमिलनाडु वाला राज्य है जहाँ
पर्वतें ऊंची होने के कारण से तमिलनाडु वाले राज्य, आंध्र प्रदेश वाले राज्य में वर्षा नहीं हो पाती और ये सीधे निकल जाती है। ये प्रथम शाखा हो गई। अब ये है पहली शाखा। दूसरी शाखा वो वाला क्षेत्र जहाँ से मध्य भाग से होकर गुजरती है, ये दूसरी शाखा है। अंडमान निकोबार अरब सागर से उठने वाली जो मानसून है दो भाग में बढ़ जाती है। जब मानसून भारत में प्रवेश करती है तो दो भाग में बढ़ जाती है। एक भाग अरब सागर की ओर जाती है, एक बंगाल की खाड़ियों की ओर। अरब सागर वाला 3 शाखाओं में बढ़ जाती है। पहला शाखा जो केरल राज्यों से होता है, केरल राज्यों से होते हुए सीधे निकल जाती है। दूसरी शाखा जो कहाँ से निकलती है, भारत के मध्य भाग से निकलती है, जहाँ छत्तीसगढ़ को टच नहीं करती। छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग से निकलने से छत्तीसगढ़ में कम वर्षा होती है और ये मध्य भाग से होते हुए निकल जाती है। और जो मध्य भाग में आने वाले जितने भी राज्य हैं वो अरावली पर्वत के किनारे किनारे उसके सहारा से निकलने लगती है। थर्ड शाखा कौन सी है? थर्ड शाखा हमारा जो गुजरात राजस्थान वाले हैं, जो वहाँ पे गुजरात राजस्थान वाला क्षेत्र है वहाँ पे वर्षा करती है। तीसरी शाखा ये पंजाब से होते हुए कहाँ जाती है? म्यांमार और म्यांमार वाले क्षेत्रों में जाती है। परंतु जो बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी वाला पश्चिमी मानसून उससे जाकर ये टकरा जाती है। टकराने की वजह से वो वापस मुड़ जाती है। जो वहाँ पे घाटी है उसे वापस मुड़ जाती है अराकन की पहाड़ियों से और वो दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगती है। जब ये तीसरी शाखा प्रवेश करती है तो ये अराकन की पहाड़ी, म्यांमार में अराकन की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से ये टकराती है और वहाँ कहाँ पे आने लगती है? वो फिर से रिटर्न कहाँ आने लगती है? हमारे दक्षिण भागों में आने लगती है। जब दक्षिण भाग में आती है तो बंगाल की खाड़ी और वहाँ से अपने साथ क्या जल वाष्प लेके आती है। तो आते समय तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरती है। तो तमिलनाडु राज्य में आते समय वर्षा करती है। अपने साथ टकराने के बाद जब रिटर्न आती है तो जल वाष्प लेके आती है। आते समय वो तमिलनाडु राज्य में वर्षा करती है। तो आने वाले मानसून में कौन से राज्य में वर्षा होती है? तो वो है तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, लौटते समय मानसून कौन से राज्य में वर्षा करती है? तो वो लौटते समय वाला मानसून तमिलनाडु राज्य में वर्षा करती है। हमने चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझ लिया। अब देखते हैं उसका थ्योरी। दूसरी शाखा उत्तर पूर्व से ब्रह्मपुत्र की घाटी में जाकर वर्षा करती है। जो दूसरी शाखा होती है फ्रेंड्स वो ब्रह्मपुत्र की घाटी में जाकर वर्षा करती है। इसके सतह में मेघालय की गारो पर्वत श्रृंखला है। जो उसकी सतह है उसमें कौन से पर्वत श्रृंखला है? ब्रह्मपुत्र घाटी के जाकर वर्षा करती। इसके सतह में मेघालय में गारो पर्वत श्रृंखला है। वहाँ पर मासिन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा उत्पन्न करती है। मासिन राम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा वर्षा के नाम से दर्ज किया गया है मासिन राम को। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला दर्जा किसे दिया गया है? मासिन राम को। सबसे अधिक वर्षा वहीं होती है। मासिन राम भारत का सबसे आर्द्र स्थान है। मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा के कारण वहाँ उपस्थित पहाड़ियाँ कैसी है? वहाँ वर्षा इसलिए सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ की जो पहाड़ियाँ उसकी आकृति किप आकार की है। इस वजह से मानसून की पवनें वहाँ जाकर टकरा जाती है, रुक जाती है और वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा करती है। तो इस प्रकार से आप ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो मासिन राम से या सबसे अधिक वाला क्षेत्र, जो पूरे विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिन राम, इनसे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं कि हमने पढ़ लिया अब जो मानसून भारत में प्रवेश करती है उससे वर्षा कैसे होती है, कहाँ कहाँ पे होती है। अब देखेंगे कि जो भारत में मानसून लौटती कैसे है, जाती कैसे है भारत से मानसून। तो भारत में शीत ऋतु में जो भारत में जब शीत ऋतु आती है, शीत ऋतु का मौसम आता है, तब सूर्य मकर रेखा में, सूर्य कहाँ चमकती है? वो चमकती है मकर रेखा। जब भारत में
शीत ऋतु का समय आता है तो सूर्य किस रेखा पे सीधी चमकती है? मकर रेखा। ग्रीष्म ऋतु में कब सीधी चमकती है? तो वो कर्क रेखा पे देखा था हमने। मकर रेखा पर लंबवत होने के कारण से भारत के उत्तर पूर्वीय भाग में तापमान कम हो जाता है। जो भारत है, भारत यहाँ पे है हमारा, भारत में उत्तरी पूर्वी भाग कौन सा वाला हो जाएगा? इस तरफ वाला भाग हमारा उत्तरी पूर्वी भाग हो जाएगा। वहाँ तापमान कम हो जाता है जिस कारण से उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। हमने पढ़ा था कि जब तापमान में कमी आती है तो दाब में वृद्धि हो जाती है, तो उच्च दाब वाला क्षेत्र बन जाता है। तब उच्च दाब वाली पवनें भारत के विपरीत हिंद महासागर के तापमान अधिक होता है। जो हिंद महासागर है वहाँ तापमान अधिक देखने को मिलेगा। कर्क रेखा में हिंद महासागर में तापमान कम था, लेकिन मकर रेखा में अब देखेंगे जस्ट विपरीत हो जाएगा कि मकर रेखा में आने से भारत का तापमान ठंडा और हिंद महासागर में तापमान अधिक हो जाएगा। तो भारत की जो पवनें हैं वो ठंड होने की वजह से वहाँ ताप में कमी की वजह से दाब में वृद्धि हो जाएगी। दाब में वृद्धि होने की वजह से वो किस तरफ प्रवाहित होंगे? कम दाब वाले क्षेत्र में प्रवाहित होंगे। हिंद महासागर में ताप में वृद्धि होने की वजह से वहाँ दाब में कमी होगी और वह हिंद महासागर की तरफ लौटेंगी। जो भारत की मानसून वहाँ की वायु है वह कम दाब की ओर। इसके विपरीत हिंद महासागर के तापमान अधिक होती है, अर्थात निम्न दाब क्षेत्र बना रहता है। उच्च दाब वाली पवनें भारत के उत्तर पूर्व से हिंद महासागर की तरफ बढ़ने लगती है। यहीं से उत्तर पूर्व मानसून की शुरुआत होती है। उत्तर पूर्व मानसून की शुरुआत होती है और जब लौटते समय जब भारत से लौटती है मानसून तो वह अपने साथ क्या लेके लौटती है? जल वाष्प लेके लौटती है बंगाल की खाड़ी से। और वो लौटते समय कहाँ पे वर्षा कर देती है? जो पश्चिमी घाट है, दक्षिण भारत का पश्चिमी घाट, वहाँ तमिलनाडु राज्य में वर्षा कर देती है। तो लौटते मानसून में वर्षा तमिलनाडु राज्य में होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आईएमपी है। अब देखते हैं थ्योरी के आधार पर उत्तर पूर्व मानसून जो अक्टूबर और नवंबर के टाइम होता है, वो जब लौटती है तो वो समय कौन सा रहता है? अक्टूबर और नवंबर का टाइम रहता है। बंगाल की खाड़ी से जो अराकन की पहाड़ी है वहाँ से टकराकर मानसून लौटती है, तो लौटते समय तमिलनाडु वाला राज्य ये होगा, यहाँ पे वर्षा करती है। अब देखते हैं कि जो वर्षा ऋतु के समय शुष्क क्यों रहता है तमिलनाडु वाला राज्य, ये पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए पॉइंट को भी अध्ययन कर लेते हैं कि तमिलनाडु जो राज्य है वहाँ पे वर्षा ऋतु के समय हमेशा शुष्क क्यों रहता है वहाँ का तापमान। तो उसके कारण चले देखते हैं कौन कौन से हैं। तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर की जो वृष्ट छाया के क्षेत्र में स्थित है। इस वजह से वृष्ट छाया वाला क्षेत्र हमने पढ़ लिया था, जहाँ पे वहाँ की औसत ऊंचाई कितनी रहती है? एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के 1500 से 2000 तक रहती है और उतने ऊपर तक मानसून ठंडी हो जाती है पहुँचते पहुँचते, तो वहीं पे वर्षा कर देती है और इस बार मानसून पार नहीं कर पाती। तो ये तमिलनाडु वाला राज्य वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। इस वजह से वहाँ हमेशा शुष्क बना रहता है। नेक्स्ट कारण है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में हिमपात या बर्फबारी होती है, इस वजह से भी तमिलनाडु राज्य शुष्क रहता है। अब देखते हैं कि जो उत्तरी पश्चिम भाग है वहाँ हमेशा बर्फबारी क्यों होती है। जो भारत का उत्तर पश्चिम का भाग है, उत्तर और पश्चिम वाला भाग जहाँ हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर है, वहाँ हमेशा बर्फबारी क्यों होती है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो देखते हैं वहाँ वर्षा हिमपात इसलिए होता है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो शीत ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में आने वाले एक तूफान है जो भूमध्य सागर से उठता है। मतलब जो उत्तर पश्चिम के भाग में एक तूफान उठता है जो कहाँ से आता है? वो आता है भूमध्य सागर से आता है और यह भारत के पंजाब वाले क्षेत्र में बारिश करता है, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में। इस कारण से वहाँ क्या होती है? बर्फबारी होती है। और उस समय सूर्य कौन से रेखा से गुजरती होती है? उस समय सूर्य हमारे मकर रेखा से गुजर रही होती है और ताप हमारा
भारत का तापमान शुष्क होता है। शुष्क होने की वजह से वहाँ बर्फ पिघल नहीं पाती और वह जो तूफान भूमध्य सागर से आती है उसमें नमी रहती है, उसमें वह तूफान अत्यंत ठंडा रहता है और भारत का तापमान भी ठंडा होने के कारण से वह बर्फ जमने लगता है। अगर भूमध्य सागर से आने वाली तूफान भारत की ओर आता और वो तूफान उस समय हमारा कर्क रेखा पे सूर्य होता तो बर्फ पिघल जाता और वहाँ का मौसम दलदली, वहाँ की भूमि मिट्टी कैसी होती, दलदली होती। लेकिन सूर्य मकर रेखा में होने के कारण भारत का तापमान कैसा होता है, शीत वाला होता है, नम वाला होता है, ठंडी रहती है। इस वजह से वहाँ बर्फ जमने लग जाते हैं। तो बस फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगा। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स बनाए भी हैं जो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने जो थ्योरी सेशन है उसे कंप्लीट कर लिया। जो मानसून के बारे में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, पर्वतें थी, उनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ाई कर ली। अब हम उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें देख लेते हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया फ्रेंड्स कि जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग हैं वहाँ शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, क्यों उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है। कौन कौन से ऑप्शन है चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे स्थानीय झंझावात के कारण, सेकंड ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, थर्ड ऑप्शन है हमारा लौटते मानसून की वजह से या पूर्वी विक्षोभ की वजह से। तो इसका आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, जो उत्तर पश्चिम भाग में क्या होता है, शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। तो क्या आएगा आंसर, पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं। सर्वाधिक वर्षा कौन से वाले क्षेत्र में ऑप्शन दिया हुआ है पश्चिमी तट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय वाला। सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश या बिहार। थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ क्षेत्र। तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा, इसमें आएगा फर्स्ट आंसर पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। मतलब पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र और हिमालय क्षेत्र, मेघालय वाला क्षेत्र, यहाँ पे वर्षा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला, मतलब कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ऑप्शन दिया गया है बीकानेर, चेरापूंजी, मासिनराम या शिमला। तो क्या आएगा इसका आंसर, शिमला, ऑप्शन सी, शिमला। शिमला ऐसा क्षेत्र है, ऐसा स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम है। मासिनराम और चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है, क्यों होती है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मासिनराम और चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है, क्यों होती है। फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ निम्न दाब रहता है। सेकंड ऑप्शन, यहाँ सदा भाप भरी हवा चलती है। थर्ड ऑप्शन, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है। फोर्थ ऑप्शन, यहाँ की पहाड़ियाँ कीप आकार की होती है। तो क्या आएगा फ्रेंड्स इसका आंसर, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। यहाँ की जो पहाड़ियाँ है वो कीप आकृति की है, इस वजह से मानसून जाके टकराती है और वहाँ वर्षा सर्वाधिक मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में सर्वाधिक वर्षा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर
का कारण क्या है, मतलब जो दिल्ली है वहाँ पर वार्षिक ताप में अंतर क्यों पाया जाता है, किस कारण से पाया जाता है। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है वो देख लेते हैं। अल्प वर्षा के कारण वहाँ तापांतर पाया जाता है। तापांतर आप समझ रहे होंगे कि जो ताप में अंतर है अन्य राज्य या दिल्ली और उनके आसपास के क्षेत्रों में जो अंतर पाया जाता है वो क्यों पाया जाता है। तो उसके ऑप्शन है अल्प वर्षा के कारण, सेकंड ऑप्शन है कर्क रेखा के निकटता के कारण, मरुस्थल के निकटता के कारण या समुद्र तल से दूरी के कारण। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन डी। जो दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश वो समुद्र से अधिक दूरी की वजह से वहाँ ताप में अंतर पाया जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख ले, आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें से कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा तापांतर पाया जाता है, मतलब उसके ताप में अंतर कौन से राज्य में पाया जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास है पूर्वी घाटीय प्रदेश, जो पूर्वी घाट के प्रदेश हैं वो, या अंडमान निकोबार द्वीप में, या छत्तीसगढ़ के मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, या दक्षिणी या राजस्थान के मरुस्थली स्थलों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान के मरुस्थल स्थल में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में होने वाले शीतकालीन का वर्षा का कौन सा कारण है। जो जम्मू कश्मीर में जो शीतकालीन वर्षा होती है, जम्मू कश्मीर राज्य में शीतकाल में जो वर्षा होती है उसका कारण क्या है। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, लौटते मानसून की वजह से जम्मू कश्मीर वर्षा होती है, या स्थानीय पवन की वजह से, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, या शीतकालीन मानसून की वजह से। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा पश्चिमी विक्षोभ की वजह से वहाँ जम्मू कश्मीर में शीतकाल में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से भारत के किस राज्य में वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है। मतलब भारत का किस राज्य है जहाँ वर्ष में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है। तो कौन सा राज्य है जहाँ न्यूनतम वर्षा होती है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, जोधपुर, नई दिल्ली, बेंगलुरु या लेह। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा हमारा लेह ऐसा राज्य है जहाँ पर वर्ष भर में न्यूनतम वर्षा होती है। चलिए देखते हैं, ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके लिए निकाला है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है हमारा, भारत की सबसे महत्वपूर्ण जलवायु की सबसे विशेषता क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। मतलब भारत की जो जलवायु है उसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है हवाओं का मौसमी परिवर्तन, सेकंड ऑप्शन है वर्ष भर लगातार वर्षा, पवनों की दिशा में परिवर्तन एवं ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों को प्रभावी होना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, मैं आपको क्वेश्चन एक बार अच्छे से और क्लियर कर देती हूँ कि जो भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण इनमें से विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता ये होगी कि पवन की दिशा में परिवर्तन, जो पवन की दिशा है हवा की दिशा में परिवर्तन की वजह से मौसम और जलवायु में परिवर्तन आते हैं। तो ये भारत के मौसम या जलवायु की महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन क्या क्या दिया गया है देख लेते हैं, अल बरूनी, अल मसूदी, अल मदी या इब्न खुरादाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इन्होंने ये अरब के विद्वान थे जिन्होंने भारतीय मानसून के बारे में सबसे पहले हमें बताया था। भारतीय मानसून के बारे में इन्होंने बताया था और ये कहाँ के थे, अरब के विद्वान थे। इब्न खरदाद थे, वो अरब के विद्वान थे और इन्होंने पहले हैं जिन्होंने भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले प्रस्तुत किया था। ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से याद करके अपने कॉपी में नोट करके ज़रूर रख लें।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता। मतलब निम्नलिखित ऑप्शंस हैं, उनमें से कौन सा भारत की जो मानसून उसको प्रभावित नहीं करता। तो कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं देख लेते हैं। एल नीनो फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है जेट स्टीम, थर्ड ऑप्शन है तिब्बत का पठार और फोर्थ ऑप्शन है हमारा गल्फ स्ट्रीम। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा? ऑप्शन ए एल नीनो। एल नीनो हमारे जो भारतीय मानसून है उसको प्रभावित नहीं करता। जेट स्टीम और तिब्बत की पहाड़, गल्फ स्ट्रीम, ये सभी हमारे भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। मैंने इसमें ऐसे भी क्वेश्चन ऐड किए हैं फ्रेंड्स जो हमसे थ्योरी वाले सेशन से छूट गया था, तो आप ये क्वेश्चन को ज़रूर देख लें। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आए हुए क्वेश्चन थे। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा क्यों है? क्योंकि मतलब मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ कि अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद भी जो शिमला है वो अधिक ठंडा क्यों रहता है। तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, क्यों अधिक ठंडा रहता है शिमला। तो देखते हैं, शिमला में अत्यधिक हिमताप की वजह से, या शिमला में वायु दाब अधिक होता है इस वजह से। नेक्स्ट ऑप्शन है उच्च तुगांता की वजह से, या शिमला में अधिक वर्षा होती है इस वजह से। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा शिमला में अत्यधिक हिमताप होता है, इस वजह से वहाँ की जो जलवायु है वो क्या रहता है? ठंडा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? मतलब इसमें कहा गया है, ये वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जलवायु का वीडियो, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके उसका वीडियो पूरा देखें ताकि आपको ये क्वेश्चन आंसर लगाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन पहले देख लेते हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु या पंजाब। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में कौन सा क्षेत्र कहलाता है? छायावृष्टि वाला क्षेत्र कहलाता है तमिलनाडु राज्य। इसके बारे में हमने डिटेल से थ्योरी वाले सेशन में पढ़ लिया है। तो इसका आंसर क्या आएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती, बल्कि कैसे वर्षा होती है? लौटते मानसून से वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकता निम्न कारणों से होती है। जो तमिलनाडु है वहाँ वर्षा किस कारण से सर्वाधिक होती है? अधिकांश वर्षा होती है। शीतकालीन वर्षा अधिकतर निम्न कारणों से होती है तमिलनाडु में। इसके बारे में देखते हैं, वह कारण कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, या उत्तरी पश्चिमी मानसून की वजह से, या दक्षिणी पश्चिम मानसून की वजह से, या दक्षिणी पूर्वी मानसून की वजह से। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप कमेंट करें, कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? इसके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि भारत का कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? केरल। केरल राज्य ऐसा राज्य है जहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है। आपको तमिलनाडु के शरतकालीन वर्षा अधिकतर जिन कारणों से होती है, मतलब जो तमिलनाडु के शरतकालीन वर्षा है अधिकांश किन कारणों से होती है, जिन कारणों से होती है उसका कौन सा कारण है, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो उसका ऑप्शंस मैं आपको बता देती हूँ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण, दक्षिणी पश्चिम मानसून के कारण, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण, या दक्षिणी पूर्वी मानसून के कारण। इसका आपको कमेंट में आंसर देना है। तो बस फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।
मेरे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर मिल सके। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।